तो ये लेसन 9 है और चैप्टर का नाम ही है आपका अंतरास्त्रावित, यानी कहा जाए जो अंदर की तरफ स्त्रावित होता है वह अंतरास्त्रावित, और तंत्रास्त्रावित तंत्र और किशोरावस्था, इसी से संबंधित ये हमारा चैप्टर है। और यहाँ दिया गया है कि आप निम्नलिखित कहानियों को पहले पढ़िए और प्रत्येक कहानी की घटनाओं से न तुम परिचित होगे और उन परिचित घटनाओं के कारण को ढूंढने का आप हर संभव प्रयास कीजिएगा। तो पहले यहाँ पर आपका बताया गया है कि पहला अगर हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आजकल एक तापस नाम का लड़का है जिसमें एक नया बदलाव देखा जा रहा है। तापस कोई लड़का होगा जिसमें नया नया बदलाव आया है। क्या देखा जा रहा है नया बदलाव? कि वो बार बार आईना में अपनी शक्ल देखता है। सुबह विद्यालय जाने से पहले कई बार सुंदरता से अपने बालों पर कंघी करता है, यानी स्कूल जाने से पहले बालों में कंघी करना। माँ कभी कभी उसे डांटती भी है कि वह बार बार आईना के सामने आकर क्यों खड़ा हो जाता है। माँ को अजीब लगता है कि अरे बार बार आईना के सामने क्या है कि जो आकर खड़े हो जाते हो। फिर भी तापस अपनी ये नई आदत को छोड़ता नहीं है। नई आदत क्या है कि बार बार आईने के सामने आकर बालों को, आईने में अपनी शक्ल को देखना, बालों को संवारना, जो भी कहा जाए। फिर भी तापस अपनी नई आदत को नहीं छोड़ता है और बताया जाता है कि बार बार अपनी सूरत आईने में ही निहारता रहता है। उसकी छोटी छोटी मूछें ना निकल आई है। सबसे मेन वजह है कि जो बार बार वो आईनक में देख रहा है, आईने में, उसके पीछे मेन चीज़ है कि उसकी छोटी छोटी मूछें निकल आई है और उसके गले की जो आवाज़ है वो पहले से भारी हो गई है। ये दो चीज़ खासकर तापस नामक जो बालक है, लड़का है, उसमें ये बदलाव देखने को मिला है। वह हमेशा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे बार बार क्यों डांटती हो। एक और बदलाव, जो अभी बच्चा छोटा था तो उतना बोलने का दमखम नहीं कि माँ को जवाब दे दे। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिला है, एक तो मानो कि उसकी छोटी छोटी मूछें निकल आई, दूसरा कि आवाज़ भारी हो गया पहले से, तीसरा कि अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी कर रहा है। ठीक, और बताया गया देखती नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर वहीं दूसरे, ये तो तापस की कहानी था। वहीं अब एक दूसरा कहानी है। आज विद्यालय की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का दिन है। वार्षिक यानी कि वही एनुअल जो हम लोग गेम का कहते हैं, खेल। और आशित को अपने अन्य साथियों के साथ दौड़ना है। आशित नाम का कोई बंदा होगा, लड़का होगा, जिसको अपने अन्य साथियों के साथ दौड़ना है। सीटी बजते ही दौड़ आरंभ हो गई और तेज़ी से सारे जो प्रतियोगी हैं मैदान के एक कोने में खींची गई रेखा के सामने आकर खड़े हो गए। यानी दौड़ समाप्त, सब आकर एक तरफ आकर लग रहा है जैसे खड़ा हो गए, ना खड़ा हो गए सीटी बजने पर। और सीटी बजते ही दौड़ते हुए जब उन्होंने सीमा को पार किया तो उन्होंने देखा कि उसने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि जो एक लड़का है तापस, उसने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह इतना हाँफ गया था ना कि उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिला, सीटी बजा, सारे बच्चे एक तरफ लाइन के तरफ खड़े हुए। फिर जैसे सीटी बजता है तो दौड़ कर सभी उस रेखा की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर जो लड़का है इतना हाँफ गया है कि उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसका दिल की धड़कन भी तो बहुत तेज़ हो गई थी, लेकिन पसीने से लथपथ हो गया था और उसकी जीभ भी सूख गई थी। यानी ऐसी हालत दौड़ते समय उस बालक की हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा आराम कर लेने के बाद धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो गया, जैसे था वैसे हो गया। ये दूसरी कहानी में आपको ऐसा कुछ देखने को मिला। वहीं तीसरी कहानी में आप देखिएगा कि सुजाता यानी कोई लड़की है जो अपने पिता के साथ सर्कस देखने गई थी और सर्कस देखकर उसे बहुत बहुत खुश भी थी। और सर्कस में उसने दो लोग बहुत अच्छे लगे। सर्कस देखने गई ना तो सर्कस में दो जन जो थे बहुत अच्छे लगे। एक क्या, तो एक जो सबसे लंबा आदमी जिसका नाम था टॉनी, और वहीं पर एक दूसरा बंदा भी है जिसका नाम है रॉनी। ठीक, यानी टॉनी और रॉनी। अब उसको अच्छा इसलिए लगा कि एक पूरा लंबा है और एक छोटा है। टॉनी इतना लंबा था कि जिसे देखकर सुजाता को लगा कि उसने अपने
पैरों में कुछ बांध रखा, यानी कि टॉनी को देखकर लगता है सुजाता को जरूर ही पैरवा के मतलब पैर में कुछ बांधा हो, तभी इतना ज़्यादा ये लंबा है। और सुजाता आश्चर्यचकित थी कि इतना लंबा और इतना बौना आखिर आदमी भी होता है क्या, यानी उसको विश्वास नहीं हो पा रहा कि एकल इतना छोट। वहीं चौथा कहानी आपको ये दिखलाता होगा, जो देखिएगा कि यहाँ पर राबिया अपनी माँ के साथ, या राबिया नाम की कोई लड़की है जो अपने माँ के साथ मेले में गई थी, और घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लग गई। वाह! और उसने अपनी माँ से कहा, उसकी माँ ने उसे शरबत खरीद कर दिया। प्यास लगा तो प्यास को बुझाने का जो राह है, यहाँ शरबत मिल गया है। लेकिन दुकानदार को शरबत में चीनी मिलाने से मना किया, और दुकानदार जो था, शरबत है तो शरबत तो मीठा ही होगा, पर यहाँ दुकानदार को बोला कि भाई इतनी चीनी मतलब मिलाने से मना कर दिया। राबिया ने भी अपनी माँ से शरबत में चीनी मिलाने की जिद नहीं की। राबिया भी, माँ ने मना कर दी कि थोड़ा चीनी कम डालिए, मतलब चीनी मत डालिएगा, और राबिया भी जिद नहीं की। अच्छी लड़की है। और उससे पता चलता है कि चीनी अथवा कोई भी मीठा चीज़ खाना बिल्कुल मना है, यानी उससे पता चला कि उसका चीनी अथवा कोई भी मीठा चीज़ खाना बिल्कुल मना है। यानी इससे क्या पता चलता है कि राबिया नाम की जो लड़की है, यानी उसको चीनी या कोई भी मीठा चीज़ खाना एक तरह से वर्जित कर दिया गया, इसीलिए वह मिठाई तक भी तो नहीं खाती है। और आजकल थोड़ी सी भाग दौड़ करने पर वह हाँफने लगती है। यहाँ पर भी एक रोग धर लिया है, वो मधुमेह है, शुगर है, डायबिटीज़ है। यदि कहीं कट फट जाता है तो घाव जल्दी नहीं भरता। यानी राबिया को ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि उसको मीठापन मना कर दिया गया, कोई भी मीठा चीज़ नहीं खाएगी। तनी सा दौड़ती है तो दौड़ भाग करती है तो हाँफने लगती है। कहीं पर कट फट जाता है तो वो जल्दी से मतलब सूखता नहीं, वो घाव भरता नहीं। ये राबिया के साथ ऐसा कुछ देखने को मिलता है। वही कहानी 5 में चलते हैं तो बताया जाता है कि आजकल ये चाइना को बहुत नींद आती है। ये चाइना नाम की लड़की है, इसको जब देखो तब ये सोए ही रहती है। और उस दिन तो वो अपनी कक्षा में ही सो गई थी। हो सकता है किसी दिन गई होगी कक्षा में और कक्षा में ही, और बताया गया इसीलिए उसे मैडम से डांट भी सुननी पड़ी थी। पता नहीं चाइना को आखिर हुआ क्या है। गले के सामने कुछ ऊंचा सा हो गया, यानी कि ये गला के सामने एक ऊंचा सा गिटार जैसा इसको बोला जाता है, और ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, जो भी कहा जाए। पढ़ने लिखने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। अब सोए रहोगे तो कहाँ से मन करेगा, और हर वक्त उसे नींद सताती है, आती ही आती है। अब ये छोटे से बड़े होने के क्रम में एक निर्दिष्ट उम्र में हमारे शरीर में न विभिन्न बदलाव होते हैं। जब आप छोटे थे और जैसे ही आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आपके शरीर में एक तरह से कहा जाए तो विभिन्न तरह के बदलाव होते हैं। और अपने साथियों से इसकी चर्चा भी करो ना कि भाई तुम्हारे में क्या बदलाव हुआ है और हमारे में क्या देखने को मिल रहा है। तुम्हारे बाल्यकाल से तुलना कर नीचे के कार्यों को लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं कि शरीर में विभिन्न तरह के क्या बदलाव हैं और किस तरह का बदलाव हुआ है। शरीर की ऊंचाई में देख लीजिए कि जब उस समय थे तो क्या था, वजन में क्या था, कंठ स्वर में कैसा था, कि बचपन में कैसा आवाज़ था, कि तुम्हारी आवाज़ पर कोई भी मोहित हो जाते थे। आज तुम्हारे आवाज़ पर कोई भाव भी नहीं देता, कोई अत्ता पत्ता भी जो भी कहा जाए। पेशियों का गठन भी देख सकते थे, उस समय मसल क्या था और आज क्या पेशी का गठन है। तो ये सभी चीज़ें तुम्हें अपने से देखना है। तुम लोगों ने देखा कि एक निर्दिष्ट उम्र के साथ तुम्हारे साथियों में भी, सिर्फ तुम्हारे में ही नहीं, ये जो उम्र का बदलाव हुआ है सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथियों का भी उम्र का बदलाव हुआ है। वो भी अब मानो कि एक तरह से छोटे से बड़े हो गए हैं। अब उनमें भी एक तरह से ऊंचाई, उनमें भी वजन, उनमें भी कंठ, सब कुछ न कुछ तो बदलाव आया ही होगा। ये मत सोचिए कि खाली को हमारे मूछे हो गया या हमारे वजन बढ़ गया या हमारा ही सिर्फ क्या कहे कंठ स्वर बदल गया। ये सबके साथ हो, सबका मानो कि हो सकता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा
मतलब यहाँ पर बाल अवस्था का बात बोला जा रहा है, यानी जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे देखने को क्या मिल रहा है कि अब अजवे मतलब भद्दा जैसा हो जा रहा है, खासकर लड़कों का। अच्छा, अब तुम लोगों ने मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि इस तरह के शारीरिक बदलाव का कारण क्या, कि क्या खा पी लिए कि आखिर क्या हमारे शरीर में हो गया कि इतना सारा मतलब बदलाव आ गया। क्या तुम्हारे शरीर में ही बदलाव आया अथवा मन में भी आ गया है? ये मत सोचिए कि सिर्फ ये शरीर में, या क्वेश्चन भी किया है, क्या लगता है क्या सिर्फ ये शरीर में बदलाव है? सिर्फ ये शरीर में दिख रहा है कि आवाज़ हमारा भद्दा हो गया, हमारा वजन पहले से बढ़ गया, हमारा ऊंचाई भी तनी एक ढाई देना लंबा हो गए हम, या एक तरह से कहा जाए तो और भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। तो सिर्फ ये शरीर में ही नहीं, मन में भी तो यहाँ लिखा है, क्या सिर्फ शरीर में ही बदलाव आया अथवा मन में भी? अब तुम अपने साथियों से चर्चा करने के बाद यह लिखने का प्रयास करोगे कि तुम्हारे मन में क्या क्या परिवर्तन है। अब ये कौन बताएगा? ये तो हमें कैसे पता कि, या तुमको कैसे पता कि हमारे में क्या बदलाव है? ये तो तुम अच्छी तरह से बतला सकते हो मेरे बारे में कि हाँ सर यार आपके अंदर ये बदलाव। मेरा छोड़ दो, तुम अपने दोस्त में ही देखो कि हाँ भाई तुम 7 में थे तो तुम्हारा ये चीज़ के बारे में रुचि था, या ऐसा तुम करते थे, अब तुम्हारा ऐसा रुचि ये बदलाव हो गया। तुम्हारा वजन, उस समय तुम्हारा हाइट इतना था, अरे देखना तुम्हारा हाइट एकल इतना कैसे बढ़ गया। उस समय तुम्हारा मूछदार ही नहीं था, आखिर ये मूछें कैसे आ गई। ये सब एक दूसरे को, तो ये मन का परिवर्तन कब होता है? देखिए यहाँ मन के परिवर्तन में क्या दिया है, क्रोध का आना। हो सकता है 7 में थे तो उतना गुस्सा नहीं आता होगा, चाहे मम्मी पापा, चाहे दोस्त साथी, चाहे किसी पर भी, अब वो भी देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों? यहाँ तक कि रोना, ईर्ष्या करना, जलन, उस समय जलन नहीं था, अब धीरे धीरे वो जलन भी। अभी मानो जो छोटे बच्चों में देखोगे कि जब छोटे थे तो किसी को कुछ भी दे देते तो उस समय उनके अंदर कोई भी भाव नहीं, बाकी जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते उनके अंदर में, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई हो, चाहे दोस्त हो, थोड़ा सा मन में एक भाव आ जाता है। अब वो ईर्ष्या का भाव कहिए, चाहे वो जलन का भाव भी, हम कहा है इसको तो अच्छा लगना, हर किसी को अपने मन में होता ना हम सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे सुंदर हैं, ये भी एक तरह से भाव देखना। अभिमान होना, अपने आप में एक अभिमान का भी भाव आ जाता है। वही मतलब कहा जाए कि हम मेरे से अच्छा किसी का मान ना हो, सम्मान ना हो। तो आइए जन्म से लेकर मृत्यु तक ना, बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर और मन में विभिन्न परिवर्तन होता है। जब से जन्म लिए हो और जब तक लुढ़कोगे नहीं तब तक एक तरह से कहा जाए तो तुम्हारे शरीर तो शरीर, मनों में भी बदलाव होगा। हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा और इन सभी परिवर्तन को नियंत्रित करता है हार्मोन। यानी ये जो शरीर में बदलाव हो रहा है, ये मन में बदलाव हो रहा है, ये सारा जो चीज़ का मतलब सभी को मतलब नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो वास्तव में हार्मोन ही है। अब हमारे शारीरिक विकास, वजन, हमारे शरीर का जो वजन है, पाचन क्रिया है, कोई भी चीज़ को पचाने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रक्तचाप, बीपी, मूत्र उत्पादन, पसीने का बनना, हृदय तंत्र का भी ठीक रखने में हार्मोन अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। तुम्हारा अच्छा लगना, बुरा लगना, हंसना, रोना आदि सभी आवेगों को अधिकांशतः हार्मोन ही नियंत्रित करता है। अब देखिए कोई क्या लिए अपने आप को अच्छा देखने लगे, किसी को बुरा लगना या हंसना, रोना, यहाँ तक कि आवेग, गुस्सा आना, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करने का जो मेन जड़ है वो समझिए कि हार्मोन है। ये हार्मोन सीधे आपका 8 के बाद सीधे 10 में देखने को मिलेगा। इसी हार्मोन के चलते बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ये हार्मोन पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, ये हार्मोन जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। इन हार्मोन के चलते किसी का वजन ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का हाइट बढ़ जाए, किसी का हाइट छोटा हो जाएगा, किसी के बाल बच्चे होंगे, किसी के बाल बच्चे नहीं भी होंगे, किसी का एक तरह से कहा जाए तो मूछदारी आएगा, किसी का नहीं भी आएगा, कहीं कहीं महिलाओं को भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें ये हार्मोन के चलते ही देखने को मिल सकता है। नीचे के पैराग्राफ में आइए। वास्तव में हार्मोन हमारे रक्त में प्रवाहित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ बतलाया गया, यानी रक्त में प्रवाहित होता है और रक्त के माध्यम से ही समझिए कि शरीर के एक कोना से दूसरे कोना में
पहुंचता होगा। और आवश्यकता अनुसार ये हार्मोन हमारे शरीर में 1 सेकेंड के लिए भी बनाना है, और कुछ हार्मोन जीवन पर्यंत हमारे रक्त में पाया जाता है। यानी बताया जाता है कि आवश्यकता अनुसार ये हार्मोन हमारे शरीर में 1 सेकेंड के लिए भी बनाना है, और कुछ हार्मोन जीवन पर्यंत हमारे रक्त में पाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग प्रत्यंगों के मध्य 2 प्रकार के सहयोग स्थापित होता है। जैसे को ध्यान दीजिएगा, पैर में मच्छर बैठने पर मस्तिष्क को पता चल जाता है। इस तरह का पैर पर मच्छर बैठा, आखिर मस्तिष्क को पता चल जाता है, और उस समय मस्तिष्क हाथ को एक तरह से निर्देश देता है, जाकर तनी मच्छरवा के हिसाब किताब कर लो क्या करना है। और तुरंत देखोगे पैर, मानो सोए भी रहते हैं हम लोग, सोए भी रहते हैं तो भी ऐसी स्थिति अपने आप होती है। तो मानो जगह हो तो कह सकते हो कि वो जगह है तो दिख गया था, बाकी सोए में कहाँ से दिखा था। सोए हो, मच्छर कहीं काट रहा है, अपने आप हाथ जाकर वहाँ पर चाटा लगा दिया उसके बाद उसका हो गया। और उस समय मस्तिष्क हाथ को मच्छर भगाने का निर्देश देता है, और हाथ उस समय मस्तिष्क के निर्देशानुसार कार्य करता है। और यह एक स्नायु संबंधित सहयोग स्थापन का उदाहरण है। दूसरी सहयोग स्थापन हुई रासायनिक। यहाँ पर रासायनिक सहयोग स्थापन के वार्तावाहक के रूप में हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। हार्मोन के बारे में बताया जाता है कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जी, जो कि एक तरह से कहा जाए तो शरीर में एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि पहुंचाने का कार्य भी करता है। और आवश्यकता अनुसार निर्देश मिलते ही निर्देश जगह से एक जगह से तैयार होकर अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाता है। हार्मोन एक जगह से तैयार हुआ, दूसरे जगह भी पहुंचने के लिए तैयार रहता है, और इस लक्ष्य स्थल को हम लोग ग्राहक कहते हैं। हार्मोन अपना कार्य बहुत धीरे धीरे करता है। अब ये नहीं कि अगर किसी के शरीर में हार्मोन एक के हाल ही अपना इफेक्ट दिखा दे, धीरे धीरे वो अपना कार्य करेगा, और इसका प्रभाव दीर्घकालीन। और ये भी बताया था हार्मोन धीरे धीरे काम तो धीरे धीरे करेगा, बाकी इसका जो प्रभाव होगा इफेक्ट होगा वो बहुत दीर्घकालीन, बहुत दिनों तक। मानो कि तुम अगर लंबा होने वाला कोई हार्मोन लेने लगे, ग्रोथ हार्मोन, ठीक, तुम्हारा मतलब चाहते हो कि नहीं हमारा हाइट बढ़े, तो क्या लगता है कि आज खाए और आज ही से काम करने लगे? नहीं, आज से खाओगे, धीरे धीरे वो अपना कार्य करना शुरू करेगा, और एक बार अगर तुम लंबे हो गए तो जीवन पर्यटन वही रहेगा। ये होता है, यानी धीरे धीरे काम करेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। और यहाँ पे भी बताया गया है कि हार्मोन अपना कार्य बहुत धीरे धीरे आरंभ करता है, और इसका प्रारंभ दीर्घकालीन होता है। कार्य पूरा हो जाने के बाद हार्मोन नष्ट भी हो जाता है। ये नहीं कि जीवन पर्यटन चलता ही रहेगा। बस एक मानो हमने अपने हाइट को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन लिया, तो हार्मोन क्या होगा, जैसे मेरा हाइट एक हो जाएगा अपने आप वो हार्मोन कार्य करना बंद कर देगा। अब ये नहीं कि हम हार्मोन हाइट बढ़ाने के लिए हम हार्मोन का यूज़ कर रहे हैं और मेरा हाइट एकदम बढ़ते बढ़ते 2 तला 3 तला, ऐसा नहीं। जितना हाइट हमारा होना होगा उतना होने के बाद बोले भाई अब खत्म, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं। और बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार रक्त में हार्मोन की मात्रा नियमित कम अथवा अधिक होने पर विभिन्न प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अब रक्त में हार्मोन कम हो गया तो भी दिक्कत, अधिक हो जाए तो भी दिक्कत। कुछ ऐसे भी हार्मोन हमारे शरीर में प्रोटीन की उपयोगिता को कम कर देते हैं और फैट के क्षरण को बढ़ा देते हैं। फैट मतलब समझ में करते होगे, चर्बी वाला। और अपव्यहित प्रोटीन को शारीरिक गठन और वृद्धि में कार्य में लगा देते हैं। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग तो शरीर में हार्मोन कहाँ बनता है, अगला पेज पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका समूह और ग्रंथियाँ पाई जाती है। और यहाँ बताया गया है कि जैसे हमने बोला हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका के समूह यानी ऊतक और ग्रंथियाँ पाई जाती है। और ग्रंथियों के बारे में बताया गया है कि ग्रंथि क्या होता है, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग या ऊतक है जो हार्मोन भी, जो पाचक रस भी या अन्य जरूरी पदार्थ को बनाकर शरीर में छोड़ देता है। ये ग्रंथि के बारे में बोले। ग्रंथि एक तरह का समझिए कि अंग या ऊतक है जो हार्मोन भी, पाचक रस भी या विभिन्न प्रकार के जरूरी पदार्थ को बनाकर आपके शरीर में छोड़ देगा। और यहाँ बताया गया कि इन नलिकाओं द्वारा ग्रंथियों से निकलने वाला रस एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। क्लास ऊपर में जाइएगा, मतलब 10 क्लास में, तो ग्रंथि 3 तरह के दिए गए हैं।
एगो अंतरास्त्रावी ग्रंथि होता है जो अंदर की तरफ, एगो बहिःस्रावी ग्रंथि होगा जो बाहर की तरफ, और एगो मिश्रित ग्रंथि होगा जो कि दोनों का काम करेगा। एक अंतरा बोले अंतःस्रावित यानी वो अंदर की तरफ कार्य करेगा, एगो बहिःस्रावित यानी वो बाहर की तरफ काम करेगा, एक का नाम हमने बोला मिश्रित जो दोनों का काम करेगा, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। और यहाँ बताया गया कि उदाहरण के लिए लीजिए ना, एगो लाल ग्रंथि, यहाँ पर हमको लगता है कि लाल नहीं लाल ग्रंथि होगा जो हम लोग का लाल टपकता है। तो उदाहरण स्वरूप लाल ग्रंथि से निकलने वाला जो रस होता है वो पार्क स्थली से निकलने वाला पार्क रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस, यानी कि हर ग्रंथि से न आखिर किसी का मानो कि जैसे लाल टपकना भी हार्मोन का इफेक्ट है, आँखों से आंसू आना भी हार्मोन का इफेक्ट। अब उस ग्रंथि में आंसुए ना हो, हम लोग का जो मानो एक आंसू ग्रंथि कहा जाता है, आँखों में आंसू ग्रंथि, उस आंसू ग्रंथि में तुम्हारा हार्मोने काम ना करे तो चाहे कितना बड़ा विपत्ति, चाहे कितना बड़ा घर में मुसीबत पड़ जाए, बबुआ के एको लोड हो मतलब गिरवे नहीं करे क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो उसी तरह से मानो कि लार ग्रंथि होता है और उस लार ग्रंथि के चलते ही आपका लार टपकेगा, कोई खट्टा मीठा चाहे जैसा भी चीज़ देकर देखो। या एक तरह से कहा जाए तो आपका पार्क स्थली से निकलने वाला पार्क रस जो कि पाचन उचन में आपका कार्य करेगा, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस है। और इन रसों में विभिन्न तरह के बताया जाता है कि एंजाइम्स भी होते हैं जो खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक भी होते हैं। कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ होती है ना जिनमें नलिकाएं नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ होती है जिनमें बताया है कि नलिकाएं यानी कि नली समझ लीजिए कि नलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए इन ग्रंथियों से निकलने वाला रक्त सीधे रक्त में मिल जाता है, यानी ग्रंथि नहीं है, यानी रक्त नलिका नहीं है। रक्त नलिका नहीं होने के कारण सीधे जो एक तरह से कहा जाए तो रस निकला वो सीधे जाकर रक्त में मिल गया और रक्त संचालन के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और इन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है। रक्त इन हार्मोन को निर्दिष्ट क्रिया स्थल तक ले जाता है और ऐसी ग्रंथियों को हम लोग अंतःस्रावित, अंतरास्रावित में क्या बोला तो अंतरास्रावित में आपका बोल रहा है कि जिसमें नलिकाएं नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा जो वर्ड बोल रही है कि अंतरास्रावित में जिसमें नलिकाएं नहीं यानी नली नहीं होगा। अब जब नली नहीं है तो क्या करेगा वो अपना रस कैसे पहुंचाएगा, तो अपना रस सीधे क्या करेगा रक्त में छोड़ देता है और रक्त हर जगह पर जाता है, हर जगह जाएगा तो भाई तनु वहाँ पहुँचा दिए पैर तक आराम से पहुँचा देता है। तो ऐसे ग्रंथियों को हम लोग अंतरास्रावित कहते हैं जहाँ पर नली नहीं है और रक्त सीधे जो रस है वो कहाँ जाएगा रक्त के माध्यम से शरीर के हर कोने में जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ दिया है थायराइड ग्लैंड, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी होती है जिन्हें अंतरास्रावित और बहिःस्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथि कोष होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अंतःस्रावित का भी काम करे और बहिःस्रावित का भी काम करे, तो बहि का मतलब क्या हो जाएगा जिनका अपना खुद एगो नली होगा। अंतरा वाला में क्या बोले, अंतः वाला में बोले कि जिसमें नली नहीं है और जो रस है या हार्मोन है वो क्या होता है कि सीधे रक्त के माध्यम से दूसरे जगह पहुंचा। और बही वाला में क्या होगा नली होगा और उस नली में सीधे छोड़ दिया पहुंच गया शरीर के हर अंग कोना कोना तक। और वहीं पर एगो मिश्रित वाला है, तो मिश्रित वाला क्या करे कि भाई अंतरा को भी अंतः वाला को भी दे दिया और बही को भी दे दिया, तनी पहुंचा दीजिएगा ना, तो इसको कहते हैं मिश्रित। और बताया गया है कि नलिका विहीन कोशिकाओं से हार्मोन निकलता है और नलिका युक्त कोषों से उत्सेचक निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख्य अंतरास्रावित ग्रंथियाँ उनके कार्य, जो कि अंदर से कौन कौन सी ग्रंथि है अंतः वाली और वो कौन कौन सा कार्य करती है। तो सबसे बड़ा पहला नाम दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और मस्तिष्क के मुख्य हिस्से में दो विशिष्ट पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। बताया गया मस्तिष्क का बात हो रहा है कि मस्तिष्क के मुख्य हिस्से में दो विशिष्ट पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ऊपरी हिस्से की ग्रंथि को हम लोग अग्र पिट्यूटरी और पिछले वाले हिस्से को पक्ष पिट्यूटरी कहते हैं। यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ाई हो रहा है कि मस्तिष्क में हमारा बंद कर दोगे, मस्तिष्क में हमारी दो मतलब कि एक तरह से मस्तिष्क के मुख्य हिस्से में दो विशिष्ट पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आगे वाले को मतलब ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोले अग्र बोल दिए, आगे है तो
ऊपरी हिस्से को, ऊपरी मतलब आगे मतलब कहा जाए तो ऊपरी हिस्से को हम लोग अग्र बोल रहे हैं और पिछले हिस्से को हम लोग पक्ष बोल रहे हैं। पिट्यूटरी के इन दो हिस्सों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके आगे और पीछे दोनों तरफ से हार्मोन निकलेंगे। पर यहाँ पर दिया गया जैसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये वेसोप्रेसिन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी हार्मोन इस तरह की ग्रंथियाँ पूरे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है। अब यहाँ पर पूरा तो नहीं है विस्तार से आपके बारे में, बाकी तनी सा सबके बारे में दिया गया है कि ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में पढ़िए। इन हार्मोन को वृद्धि पोषक हार्मोन का, इसको एक तरह से सोमैटो STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को बताया गया कि इसको वृद्धि पोषक यानी GH भी कहा, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, GH ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। और ये हमारे शरीर के विभिन्न पेशी और हड्डियों के भी, अब सोचिए ना, जब हड्डियाँ बढ़ेगा तो हाइट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। हमारा जो सोच लग रहा है, जब हड्डी बढ़ रहा है, पेशी बढ़ रहा है, यानी कि हाइट भी बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको ग्रोथ हार्मोन, इसको STH बोले हैं। और प्रोटीन की उत्पादकता को भी बढ़ाता है और प्रोटीन को नष्ट और क्षय होने से भी बचाता है। आपके शरीर में मानो आप कहीं से प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वह पेड़ पौधा से हो, चाहे वो जीव जंतु से हो, जीव जंतु में अंडा, ठीक, और पेड़ पौधा में चले गए तो सोयाबीन, ही सब होता है। तो मानिए आप कहीं से प्रोटीन ले रहे हैं और मानो आपके शरीर में नुकसान होने लगा तो उसको बचाने का कार्य भी आपका STH करेगा, ग्रोथ हार्मोन करेगा, और साथ ही साथ कहा जाए तो आपका वृद्धि तो करे, इसीलिए इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहें। कम उम्र में इस हार्मोन के क्षय होने से, अगर बाई चांस किसी बच्चा के शरीर में STH हार्मोन की होने लगी कमी, तो बताया जाता है कि कम उम्र में इस हार्मोन के क्षय होने से कई सारी समस्या आपको देखने को मिल सकता है। मानो तुम्हारे शरीर में STH हार्मोन है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसका क्षय हो रहा है, कमी हो रहा है, तो हड्डी, बताया जाता है कई समस्या, मतलब कि कम उम्र में इस हार्मोन के क्षय होने से कई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हड्डी बढ़ जाती है और ऊंचाई 7 से 8 फीट हो जाएगा। 7 से 8 फीट, यानी क्लास 10 में दिया गया है कि 7 से 8 फीट का जो आकार होता है ना, वह एक तरह से कहा जाए तो दैत्याकार कहा जाता है, राक्षस के जैसा दिखोगे। कोई फिल्म उल्म में देख सकते हो, यानी राक्षस के जैसा दिखोगे। ये जो जबड़ा होगा वो जबड़ा एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ कहें तो और भी बहुत सारा, मतलब शरीर का आकार बदल जाएगा, अजीब, मतलब दैत्य का। क्लास 10 में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि किस हार्मोन के चलते मतलब कि जो शरीर है वो मतलब एक तरह से मतलब जो मानव दैत्यकार जैसा दिखा। दैत्य मतलब राक्षस के जैसा दिखाएगा। 7 हम लोग 5.5 है तो हम लोग का हाइट ऐसा है, और समझो 8 हो जाएंगे तो देखें कि लोग डर जाएंगे। तो ऊंचाई 7 से 8 फीट हो जाती है और क्षय होने से कुछ हार्मोन उत्पन्न भी होती है, कम क्षय होने से, और कम क्षय होने से भी कुछ समस्या उत्पन्न होती है। ऊंचाई 3 फीट के आसपास, अब सोचिए, और बता रहे कम क्षय होने से भी कुछ समस्या उत्पन्न होगी, जैसे कि आपका हाइट जो है 3 फीट के आसपास रहता है। अब मतलब यहाँ पर हाइट भी एकली कम हो गया, 3 फीट, यानी एक तरह से कहा जाए तो बौनापन कह सकते हैं। और वयस्क मनुष्य प्राय शिशु के समान दिखाई देता है, यानी ज़्यादा हार्मोन हो गया तो बता रहे हैं कि एकली तुम 7 से 8 फीट, जैसे हमारी नॉलेज है 7 से 8 फीट के हो जाओगे। और कम हार्मोन अगर मानो तुम्हारे शरीर में बनता है तो तुम्हारा हाइट जो होगा वह 3 फीट के आसपास होगा। 30 साल के उम्र में भी बच्चा जैसा दिखाई दोगे, 30 साल की उम्र में भी बच्चा जैसा। मम्मी से या किसी अगल बगल वाले से प्रश्न करोगे, मम्मी कौआ है, ये काला काहे होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि कुछ अन्य हार्मोन को भी स्रावित करती है जो अंतरास्रावित ग्रंथि को उत्तेजित करती है। यहाँ पर हम लोग एक और हार्मोन के बारे में देखेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से ही स्रावित होता है, वो भी पिट्यूटरी से था, STH वाला या GH जिसको बोली। और ये भी एक तरह से कहा जाए तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यह थायराइड ग्रंथि, यह है थायराइड, यह थायराइड ग्रंथि, और यह थायराइड ग्रंथि शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि से, अब देखो नाम के पीछे हम तो जानते हैं काम पड़ता है, एक मानो और जाके पढ़ोगे, जैसे हमारे पास कुछ अपना नॉलेज है उस आधार पर बता रहे हैं। एक होता है एड्रिनल, तो एड्रिनल से निकलता है एड्रिनलिन, थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन, टेस्टिस से निकलता है टेस्ट्रॉन,
देखो कैसे नाम लग रहा है कि हाँ लग रहा है सब मतलब कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक, ओवरीज से ओस्ट्रोजन, फिर तुम्हारा बोले थायराइड से थायरॉक्सिन, फिर तुम्हारा बोले एड्रीनल से एड्रीनालिन। तो लग रहा है कि हाँ नाम के पीछे जैसा नाम है वैसा ही तो काम बन रहा है। तो ऐसे यहाँ बताया गया है कि ये जो थायराइड ग्रंथि से क्या निकल गया आपका थायरोक्सिन हार्मोन निकला है, और जो उदपीन को जमाता है, और इस हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से थायराइड, अगर आपके एक ये ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि और ज़्यादा ये हार्मोन निकलने लगे तो एक क्या ली फूल के घेघा हो जाएगा, घेघा, ठीक। और बताया गया परिणाम स्वरूप गला फूल जाता है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था क्लास 10 में, घेघा क्या है। अब जो बच्चा घेघा और इसी के तरह एक और होता है घोंघा, तब ज़्यादा लड़का को दिमाग घूम गया होगा तो घोंघा एगो जीव है, अब वो नहीं समझ रहा है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर पूछ रहा है घेघा। घेघा एगो रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि के मतलब अधिक स्त्रावित होने से क्या होता है कि ये रोग हमें देखने को मिलता है। ये हमारा थायराइड ग्रंथि फूल जाएगा और फूल जाने से ये घेघा हो जाएगा, देख सकते हो पिक्चर में कहीं कहीं दिखाई देगा। और बताया गया है कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले के सामने, यह है गला, इसके सामने स्वर तंत्र मौजूद होता है। स्वर तंत्र, जैसे कि ये स्वर तंत्र है, बताया था ये मतलब कि इसी से हम लोग का आवाज़ निकलता है, इसी से आवाज़ जैसा भी हो। और ना होगा विश्वास तो एक बार तनी सब बोलते समय यहाँ पर हाथ रख लीजिए, देखिए कैसे गन गन करता होगा, ठीक। यंत्र है, मशीन है। और ठीक उसी के नीचे श्वास नली के दोनों ओर थायराइड, अब इसके नीचे बताया गया है कि थायराइड ग्रंथि रहती है। किसी किसी के तो घुट भरते समय ऊपर नीचे, कभी कभी कोई पानी पीता है तो गट गट मतलब हमको लगता है कि अप डाउन करता होगा, हो सकता है हम आवाज़ करते हो। किसी किसी का कोई खाने पीने या जो भी तो अप डाउन करने रहे, हम खुद लिखा, हम नहीं बोल रहे कि घुट भरते समय ऊपर नीचे करता है। और इस ग्रंथि के ये दोनों खंड होते हैं, और इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से? थायराइड से निकला थायरोक्सिन। और ये बता रहा है कि ये जो थायरोक्सिन है यह हार्मोन दिल की धड़कनों की औसत संख्या को बढ़ाने में सहायता करता है। अगर बाई ये हार्मोन से क्या होगा, आपका जो दिल है, जो धड़कन है 1 मिनट में कितना बार, 72 बार, तो 72 बार जो धड़कता है वो एक तरह से कहा जाए तो ये थायरोक्सिन के चलते उसकी संख्या एक तरह से बढ़ जाएगी। और बढ़ जाने से लोग तुमको कहेंगे इसको तो कहीं अफनी उफनी या कुछ और तो नहीं ना धर लिया है। और बताइए हार्मोन दिल की धड़कनों को औसत संख्या को बढ़ने में सहायता करता है और हमारे शरीर की शक्ति उत्पादन को भी प्रभावित करता है। हमारे शरीर के कोषों में ऑक्सीजन की उपयोगिता में वृद्धि करता है, यानी जो हमारे शरीर में कोषों में ऑक्सीजन की उपयोगिता में भी वृद्धि करता है और शरीर की हड्डी और पेशियों को बढ़ाने में भी सहायता करता है। यह हमारा थायरोक्सिन, यह हमारे शरीर की मांसपेशी को हो हड्डियों को बढ़ाने में भी मदद करेगा। और इस हार्मोन के उत्पादन में भोजन में उपस्थित आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग जो आयोडीन नमक कहते हैं, आयोडीन यानी नमक, ठीक, इस आयोडीन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, यानी नमक का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिले। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में कुछ मामलों में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता खराब हो जाती है। अब जो लोग पहाड़ी इलाका में रहते होंगे और वहाँ बताया जाता है कि उनमें आयोडीन की हो जाएगी कमी, यानी वो लोग नमक तनी कम खाते होंगे और कम खाने के कारण उनकी थायराइड जो ग्रंथि है उसकी कार्य क्षमता यानी कार्य करने की जो क्षमता होगी, अब नमक कम खाओगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा खाइएगा तो भी दिक्कत, कम खाइएगा तो भी दिक्कत। यही हार्मोन चीज़ कराता है। हार्मोन ज़्यादा हो गया तो तुम्हारा हाइट एक क्या ले 7 से 8 फीट हो गया, ले तो क्या ली राक्षस से दिखाई देने लगे। और हार्मोन कम हो गया तो ले क्या ली बौने हो गए। और हार्मोन ज़्यादा हो गया तो ले बचपने में मतलब करीब कहा जाए तो मतलब 13 से 18 के बीच में तुम्हारा मुछदारी आ जाएगा, मतलब कि कहा जाए छोटे उम्र में मतलब मुछदारी आ जाएगा। और मानो कि और एक तरह से कहा जाए तो अगर हार्मोन कम हुआ तो 30 साल की उम्र भी हो जाओगे तो भी मुछदारी ना, तो लोग कुछ और ही समझने लगेंगे। कितना सारा ये हार्मोन, यानी मन में एक तरह से अलग भाव जगा देता, जा तेरा कि क्या है ये हार्मोन, अच्छा भी है खराब भी है। और यहाँ पर पहाड़ी इलाके में बोले कि ग्रंथि में भयानक, और यहाँ पर बोला गया पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में कुछ मामलों में आयोडीन की कमी के कारण हमने क्या बोला कि ये थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता तनी कम देखने को मिलता है, खराब हो जाती है और ग्रंथि में भयानक सूजन आ जाती है। अब आयोडीन कम खा रहे हो
पहाड़ी इलाका में रह रहे हो, ये ग्रंथि हो गई है सूज, ये काम करना थोड़ा सा कम कर दिया है, और इस स्थिति को हम लोग घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। हमारे देश की सरकार ने खाने योग्य टेबल नमक में आयोडीन को शामिल करना अनिवार्य कर दिया। यानी बोला हमारे देश का बताया कि सरकार ने खाने योग्य नमक का भी एक प्रकार है, बोला तो जाता है शुद्ध नमक, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक। यानी कि नमक तो बहुत तरह के होते हैं, बाकी कौन से नमक को खाइएगा कि तो आपको अच्छा मतलब क्वालिटी का एक तरह से कहा जाए तो आपको आयोडीन अच्छा से मिले, ठीक। भोजन होता है, भोजन तो सबको ये खाते हम लोग, और शरीर में लगता है एक तरह से, और कुछ मानो फायदा भी देता है, कुछ नहीं देता, बस पेट भर जाता है। पौष्टिक भोजन खाइए। तो उसी तरह से यहाँ पर आयोडीन के बारे में भी है कि अच्छा आयोडीन वाला लीजिए। और यहाँ बताया गया कि टेबल नमक में भी आयोडीन को शामिल करना अनिवार्य कर दिया, इसीलिए घेंगा रोग को खत्म करना काफ़ी हद तक संभव हो गया है। इस हार्मोन के, अब देखिए, अब ये जो हमारा कौन सा था जी, थायरोक्सिन ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्रावित के कारण बाई चांस हमारे शरीर में या तुम्हारे ही शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है कि स्त्रावित होता है, और इसके चलते क्या होगा, आपकी हृदय की जो गति है या आपका रक्तचाप है, रक्तचाप को क्या कहेंगे, बीपी, ब्लड प्रेशर, और ये बीपी या रक्तचाप आपका एक वाली कहा जाए तो हाई हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे आँखें बाहर निकली हुई है, यानी किसी के देखना आँख है एक तरह से लगेगा अब बाहर आ गया तो अब आ गया, ये समझिए कि थायरोक्सिन का ही। लेकिन अल्प स्त्राव में, अब देखिए, मानिए ज़्यादा हुआ तो ये हुआ, क्या हुआ, एक तरह से हृदय की गति बढ़ गई, बीपी एक तरह से हाई हो गया, इसके साथ साथ जो आँखवा था वो लग रहा है कि अब बाहर आ जाए, गोली खेलने लगेगा कोई लेकर, तो एक तरह से कहा जाए तो लग रहा है कि अब बाहर निकल आएगा। लेकिन अल्प स्त्राव में अब थोड़ा कम निकल रहा है ये हार्मोन। तो अल्प स्त्राव में बच्चों का, अगर बाई चांस किसी के शरीर में ये हार्मोन थायरोक्सिन वाला कम है, नमक कम खा रहा होगा, और कम खाने के चक्कर में ये हार्मोन में बता रहा है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका स्त्राव एक तरह से कम हो रहा होगा, तो मानसिक और शारीरिक विकास खत्म है, मन पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। 30 साल के उम्र में भी बच्चे जैसा रिएक्ट करोगे, मन में नहीं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर लिखा भी है तुम्हारा मानसिक यानी मन का विकास नहीं, हम लोग का दोनों का विकास चाहिए। अगर तुम 13 से 14 साल के हो ना, तो तुम्हारा हाइट भी बढ़ना चाहिए और साथ साथ बुद्धियों बढ़ना चाहिए। अभी ना कि 13 साल के हो गए, शरीर हो गया एकदम, अब नहीं बोलेंगे कुछ, मानो कि 13 साल के जैसा अब बुद्धि है कि हाँ वो बचपन या 2-4 साल का जो बच्चा हो ऐसे है का हो का है ऐसे भय अल्लाह। यहाँ बताया गया है कि लेकिन अल्प स्त्राव में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास खराब हो जाता है, पेट सूज जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, जीभ बाहर लटक आता है, मुंह से लार टपकने लगता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर कोई वयस्क है, ये बच्चा लोग में देखने को बोला है, बच्चा लोग में क्या देखने को मिलेगा, अगर उनमें अल्प स्त्राव होता है, अल्प मात्रा में ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावित होगा, तो उनका मानसिक और शारीरिक, बच्चा बड़े नहीं होगा, उसको बुद्धि नहीं आएगा, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में पाएगा, पेट फूल जाएगा, मतलब पेट यहाँ बोला है कि सूज जाएगा, इसके साथ साथ जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाएगी, ये सब मांसपेशी हो जाए जो बॉडी हम लोग कहते हैं, जीभ बाहर निकल आएगा, मुंह से हमेशा एक तरह से लार टपकता रहेगा, लगे जैसे कि कुछ हमेशा खाने को इसको जो भी हो। और जो ही अगर मानो कोई वयस्क है जिनका उम्र 18 से ऊपर है, तो एक तरह से कहा जाए तो जो वयस्क लोग हैं, तो वयस्क में थायरोक्सिन के अल्प स्त्राव के परिणाम स्वरूप त्वचा खुरदरी हो जाती है, जो त्वचा है वो रुखरा मतलब रुखुर हो जाएगा, यानी खुरदरा हो जाएगा, और कमजोरी और थकान हमेशा थके हुए महसूस आइएगा। आगे चलते हैं तो एक और हार्मोन के बारे में जिक्र है, मतलब ग्रंथि के बारे में जिक्र है। ये ग्रंथि कोई और नहीं बल्कि हमारा अग्नाशय है, और इसके बारे में बताया गया है कि ये पार्कस्थली के नीचे क्षुद्रांतर ड्यूडेनाम अर्थात यू आकृति के बाक से लेकर पलिहा तक अग्नाशय रहता है। और हमने पहले भी इसे पढ़ चुके हैं कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से, इसी को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन यहाँ से निकलता है।
अब यहाँ पर आता है इंसुलिन, थोड़ा सा यही लास्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इंसुलिन जो है इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। आगना कहाँ से निकला इंसुलिन? इंसुलिन निकला है हमारा आग्नाशय ग्रंथि से, और इस ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन रक्त की सहायता से ग्लूकोज को कोष कोष तक पहुंचाने में मदद करता है। ग्लूकोज होता है ना, और इस ग्लूकोज के शरीर के मतलब कोष कोष में सेल सेल तक एक तरह से ले जाने का ये कार्य करेगा, और ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को कम करके शक्ति उत्पादन में ये सहायता करता है ये इंसुलिन। और साथ ही साथ ग्लूकोज को यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने में सहायता करता है। यही ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। और कन्वर्ट करने वाला बंदा कौन? मतलब ये हार्मोन कौन? तो इंसुलिन। ग्लूकोज को कहाँ चेंज कर दिया है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और चेंज करके एक तरह से कहा जाए तो के रूप में संचय करने में सहायता करता है। कभी कभी प्रोटीन हो गया, चर्बी हो गया से ग्लूकोज उत्पादन करने में बाधा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के कम स्राव होने से बाई चांस आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही है, और इस इंसुलिन की कमी से क्या होगा कि रक्त में ग्लूकोज की परिमाण बढ़ जाता है। अगर ये शरीर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन अच्छा से नहीं निकलता है, तो आपके शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज का जो परिमाण हो, ग्लूकोज मीठा चीज़ जहाँ थूक दोगे वहाँ पर चींटी लग, जहाँ पेशाब कर दोगे वहाँ चींटी लग जाएगी, जहाँ कट गया वहाँ पर जल्दी वो सूखेगा नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं शुगर रोग, इसी को कहते हैं डायबिटीज, इसी को कहते हैं मधुमेह। और यही सबसे बड़का मतलब समझो कि सारे रोगों का एक तरह से खेला यहीं से होता है। जिसको धर लिया उनका पूरा सिस्टम हैंग कर देगा, मतलब कुछ सारा खान पान एक तरह से तुम्हारा बंद कर दे, मतलब चेंज करवा देगा। और यही समझो कि मतलब अच्छा खासा आदमी को देखा गया कि ये रोग मतलब ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बड़े को ही, एक छोटा सा बच्चा से भी ये शुरू हो सकता है। इसलिए खास कर मीठापन जो है, यानी जो भी मीठा चीज़ है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और इसीलिए कोषों में आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाता है, और बार बार भूख लगती है, शरीर सुस्त हो जाता है। फिर से एक बार पढ़ते जी। यहाँ बताया कि इस हार्मोन के कम स्रावित होने से, अगर ये हार्मोन आपके शरीर में, इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में आपके शरीर में प्रवाहित होता है, तो ग्लूकोज का परिमाण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और परिणाम और स्वरूप क्या होगा, मूत्र द्वारा ग्लूकोज शरीर से बाहर। अब देखो शरीर में क्या है कि ग्लूकोज बढ़ गया है, इंसुलिन कम ही काम कर रहा है। अब वो इंसुलिन निकलेगा कैसे? तो वो इंसुलिन निकलेगा मूत्र के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, और जहाँ पर पेशाब मूत्र होगा वहाँ पर तो चींटी, ग्लूकोज यानी मीठा चीज़, यानी वहाँ पर चींटी लगना स्वाभाविक है। जहाँ थूकिएगा वहाँ चींटी लग जाएगा, जहाँ कटा वहाँ पर वो घाव सूखेगा नहीं, कोई ऑपरेशन होगा भी नहीं। ये भी बात है, अगर बारह कोई ऑपरेशन भी कराना है तो डॉक्टर सबसे पहले यही चेक करता है कि बहुआ कहीं तहार शुगर उगर तो नहीं ना है, क्योंकि ऑपरेशन कर देगा बाद में सुखबे नहीं करेगा। तो लो इधरों से मरोगे, आएगो बस ऑपरेशन हो गया तो उधरों से जाओ, फोकट्टे में चल जाओ। तो रक्त में और शरीर, इससे क्या बताया गया है कि बार बार भूख लगती है, और इन कोषों में आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाता है, और बार बार भूख लगती है, शरीर सुस्त हो जाता है, और रक्त में ग्लूकोज का परिमाण बढ़ जाने के कारण, रक्त में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाने के कारण रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का संक्रमण भी बढ़ जाता है। यह हृदय पिंड, वृक्क और आँखों की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है।